हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 9th की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया, लेसन को पढ़ेंगे। इस कहानी की राइटर सुधा मूर्ति जी हैं। यह एक बहुत ही प्रेरणादायक और इमोशनल कहानी है जो हमें सिर्फ पढ़ाई का महत्व ही नहीं सिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है। इस कहानी में लेखिका सुधा मूर्ति जी अपने जीवन की एक घटना के बारे में बताती हैं जब वो 12 वर्ष की थी और ये घटना उनकी दादी से संबंधित है। तो आइए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। लेखिका सुधा मूर्ति जी लिखती हैं कि जब मैं लगभग 12 वर्ष की थी तब मैं अपने दादा दादी के साथ उत्तर कर्नाटक के एक गांव में रहती थी। उन दिनों यातायात की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इसलिए सुबह का अखबार हमें दोपहर में मिलता था। यातायात यानी कि उस समय जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधा जो है अच्छी नहीं थी। जैसे अभी तो हम बस, कार, एरोप्लेन की सहायता से कहीं भी आ जा सकते हैं जल्दी से, है ना। और अगर हमें किसी को अपना संदेश जो है जल्दी पहुंचाना है तो हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, ठीक है, स्पीड पोस्ट के ज़रिए उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन उस समय ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और इसी सुविधा की कमी के कारण जो लेखिका है उन्हें अखबार जो है, सुबह का अखबार उन्हें दोपहर में मिलता था और जो साप्ताहिक पत्रिका होती है यानी वीकली मैगजीन, वो एक दिन देर से आती थी। कि अगर साप्ताहिक पत्रिका जो है अगर वो बुधवार को मिलनी है तो वो वीरवार को मिलती थी, यानी कि एक दिन देरी से मिलती थी। हम सभी उस बस का बेसब्री से इंतजार करते थे जो अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। कि जिस बस से ये अखबारें आती थी, साप्ताहिक पत्रिका और डाक आती थी, उस बस का सभी जो है बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते थे। उस समय कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी नाम की लेखिका बहुत प्रसिद्ध थी। अब देखिए, हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसे सुधा मूर्ति जी ने लिखा है। अब इस कहानी के अंदर ही एक और कहानी है जिसके बारे में सुधा मूर्ति जी ने हमें बताया है। तो वो बताती हैं कि उस समय कन्नड़ भाषा में त्रिवेणी नाम की लेखिका बहुत प्रसिद्ध थी। वे बहुत ही अच्छी लेखिका थी और उनकी जो लेखन शैली है वो बहुत ही सरल और प्रभावशाली थी। उनकी कहानियाँ साधारण लोगों के जीवन की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित होती थी और बहुत रोचक होती थी। कि उनकी जो कहानियाँ हैं वो साधारण लोगों के जीवन पर आधारित होती थी। साधारण यानी जो बिल्कुल ही सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, ठीक है। तो उन्हें अपने जीवन यापन के लिए क्या क्या असुविधाएं होती हैं, किन किन उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं पर आधारित ये कहानियाँ होती थी और जो बहुत ही रोचक होती थी। दुर्भाग्यवश कन्नड़ साहित्य के लिए वे बहुत कम उम्र में ही चल बसी। जो लेखिका थी त्रिवेणी, उनका जो देहांत है यानी डेथ जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था। आज भी 40 वर्ष के बाद लोग उनके उपन्यासों की सराहना करते हैं। सराहना यानी कि तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और उपन्यास होता है नॉवेल्स। अब आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये है सुधा मूर्ति जी और ये है उनकी दादी जी। उनका एक उपन्यास काशी यात्रा उस समय कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीरा में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। धारावाहिक यानी कि सीरियल्स के रूप में, ठीक है। यह एक वृद्ध महिला की कहानी है। वृद्ध का अर्थ क्या होता है? बूढ़ी, ठीक है। यानी कि लेखिका सुधा मूर्ति जी उस समय की जो प्रसिद्ध लेखिका थी त्रिवेणी, ठीक है, उनके उपन्यास के बारे में बता रही है कि जो उनका उपन्यास था
काशी यात्रा, वो उस समय कर्मवीर पत्रिका में प्रकाशित हो रहा था। ठीक है, और यह एक वृद्ध महिला की कहानी है, यानी कि एक बूढ़ी महिला की कहानी है जिसकी तीव्र इच्छा काशी वाराणसी जाने की थी। उनकी क्या इच्छा थी उस वृद्ध महिला की? काशी वाराणसी जाने की। अधिकतर हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि अधिकतर हिंदू, ज़्यादातर हिंदू लोग क्या मानते हैं कि अगर हम काशी वाराणसी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करें तो उससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। वह वृद्ध महिला भी ऐसा ही मानती थी। उसके काशी जाने के संघर्ष का वर्णन इस उपन्यास में है कि उसने काशी जाने के लिए क्या क्या संघर्ष किया, स्ट्रगल्स किए, उसी का वर्णन जो है वो इस उपन्यास काशी यात्रा में मिलता है। कहानी में एक अनाथ लड़की भी है। इस कहानी में वृद्ध महिला तो है ही साथ एक अनाथ लड़की भी है। तो अनाथ किसे कहा जाता है? जिसके माँ बाप नहीं होते। और वो लड़की जो है वो प्रेम करती है, लेकिन विवाह के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास अपने विवाह के लिए पैसे नहीं हैं। तो अंत में वह वृद्ध महिला अपनी सारी बचत उस अनाथ लड़की के विवाह के लिए दे देती है और स्वयं काशी नहीं जाती। तो अंत में लास्ट में क्या होता है, जो वो वृद्ध महिला थी वो उसने जितने भी पैसे जो हैं इकट्ठे किए थे काशी यात्रा पे जाने के लिए, वो उन पैसों को उस अनाथ लड़की के विवाह के लिए, शादी के लिए दे देती है और खुद वो काशी नहीं जाती। वह कहती है, यानी कि वृद्ध महिला का क्या कहना था, वो क्या कहती है कि इस अनाथ लड़की की खुशी भगवान विश्वेश्वर की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो थी काशी यात्रा नॉवल की कहानी, जिसमें एक वृद्ध महिला थी, ठीक है, जो काशी यात्रा पर जाना चाहती थी, और एक अनाथ लड़की भी थी जो प्रेम करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब आगे की जो कहानी है वो लेखिका सुधा मूर्ति के जीवन की है। ठीक है, तो लेखिका सुधा मूर्ति जी कहती हैं, मेरी दादी कृष्तक्का कभी स्कूल नहीं गई। तो उनकी दादी का क्या नाम है? कृष्तक्का। वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वे पढ़ नहीं सकती थी। हर बुधवार पत्रिका आती और मैं उन्हें कहानी का अगला भाग पढ़कर सुनाती। उस समय वह अपना सारा काम छोड़कर ध्यान से सुनती थी। बाद में वह पूरा पाठ कंठस्थ दोहरा लेती थी, यानी कि वो इतने अच्छे से, इतने ध्यान से सुनती थी कि बाद में उन्हें अच्छे से वो याद भी रहता था और उसे वो ज्यों का त्यों सुना भी देती थी, रिपीट भी कर लेती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। लेखिका क्या कहती हैं कि मेरी दादी भी उस नॉवल की बूढ़ी महिला की तरह, वृद्ध महिला की तरह कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वे स्वयं को कहानी की नायिका से जोड़ लेती थी, रिलेट कर पाती थी कि मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वे स्वयं को, वो खुद को उस कहानी की नायिका से जोड़ लेती थी। उस कहानी की नायिका यानी कि उस वृद्ध महिला से रिलेट कर पाती थी, जोड़ पाती थी, क्योंकि ना तो वो उस कहानी में काशी जा पाई थी और ना ही लेखिका की दादी कभी काशी गई थी। इसलिए कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने की सबसे अधिक उत्सुकता उन्हें ही रहती थी। उत्सुकता यानी कि एक्साइटमेंट, कि आगे कहानी में क्या हुआ होगा, ये जानने की सबसे अधिक एक्साइटमेंट, उत्सुकता लेखिका की दादी को रहती थी। वे मुझसे आग्रह करती थी कि मैं उन्हें धारावाहिक पढ़कर सुनाऊं। अगला भाग सुनने के बाद वे मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के साथ चर्चा करने चली जाती थी, जहां हम बच्चे भी लुक्का छिपी खेलते थे। ये देखिए आप, जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये है मंदिर, ठीक है, और ये है लेखिका की दादी जो उस कहानी के बारे में चर्चा करती हैं अपनी सहेलियों के साथ। उन्हें भी इस कहानी के बारे में बताती हैं और बातचीत करती हैं।
उस समय मैं नहीं समझती थी कि कहानी को लेकर इतना वाद विवाद क्यों होता है, कि कहानी के ऊपर इतना डिस्कशन क्यों किया जाता है। एक बार मैं अपने चचेरे भाई बहनों के साथ पास के गांव में एक विवाह में गई थी, शादी में गई थी। उन दिनों विवाह बहुत बड़ा आयोजन होता था। आयोजन यानी कि इवेंट। हम बच्चे खूब आनंद लेते थे, हम खाते पीते और खेलते रहते थे, क्योंकि बड़े लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे। मैं 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन 1 सप्ताह तक वहीं रुक गई। लेखिका जो है वहाँ पर 2 दिन के लिए ही गई थी, लेकिन उसे वहाँ का वातावरण इतना अच्छा लगा कि वो वहाँ पर 1 सप्ताह यानी कि 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए रुक गई। जब मैं वापस लौटी तो मैंने अपनी दादी को रोते हुए देखा। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रोते हुए नहीं देखा था। कि जो उसकी दादी है लेखिका की, वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी डरती नहीं थी, घबराती नहीं थी। और आज उन्हें ऐसा रोता देखकर लेखिका जो है हैरान रह गई। अव्वा, सब ठीक है? आप ठीक हैं? मैं उन्हें अव्वा कहकर बुलाती थी, जिसका अर्थ उत्तर कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में माँ होता है। लेखिका अपनी दादी को अव्वा कहकर बुलाती थी। उन्होंने सिर हिलाया पर कुछ नहीं बोली। रात को जब हम खुले छत पर सो रहे थे, पूर्णिमा की रात थी, अव्वा मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने स्नेह से मेरा माथा सहलाया। मैंने पूछा, क्या बात है? उन्होंने कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। देहांत यानी कि उनकी माँ जो है मर गई थी जब वे बहुत ही छोटी थी। मुझे मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। मार्गदर्शन यानी कि गाइड करने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत व्यस्त रहते थे, बिजी रहते थे, और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी शादी कर ली। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा को आवश्यक नहीं समझा जाता था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। कि उस टाइम पर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, उनकी शिक्षा को, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। मेरी शादी बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। बच्चे हुए, फिर तुम लोग हुए। मैं तुम सबको खाना बनाकर खिलाने में बहुत खुश रहती थी, लेकिन कभी कभी मुझे पढ़ाई ना कर पाने का दुख होता था। इसलिए मैंने अपने बच्चों और पोते पोतियों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखा। कि मैं तो नहीं पढ़ पाई अपने टाइम पर, लेकिन मैंने अपने बच्चों को और अपने पोते पोतियों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की, उनकी पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रखा। फिर लेखिका कहती हैं, मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे आधी रात को अपनी जीवन कहानी क्यों सुना रही हैं, लेकिन मैं जानती थी कि वे मुझसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने आगे कहा, जब तुम बाहर गई थी तब करमवीरा पत्रिका आई। मैंने उसे खोला। मैंने काशी यात्रा की तस्वीरें देखी, पर मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाई। मैंने कई बार पन्नों पर हाथ फेरा, जैसे वे स्वयं पढ़ लें, पर यह संभव नहीं था। मुझे बहुत असहाय और निर्भर महसूस हुआ। हम संपन्न हैं, पर यदि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तो धन का क्या लाभ? कि लेखिका की दादी ने क्या कहा कि जब तुम बाहर गई थी तो करमवीरा पत्रिका आई थी और उसने काशी यात्रा की तस्वीरें थी, उसके बारे में लिखा था, लेकिन मैं उसे पढ़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसकी दादी कभी स्कूल ही नहीं गई थी, इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। तो वो अपने आप को बहुत ही लाचार और असहाय महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, लेकिन अगर मैं पढ़ नहीं सकती, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तो ऐसे धन का क्या फायदा? फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय से कहा, मैंने तय किया है कि मैं कल से कन्नड़ वर्णमाला सीखूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। दशहरे के दिन सरस्वती पूजा तक मैं स्वयं एक उपन्यास पढ़ सकूंगी। मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। मैं हंस पड़ी। लेखिका लिखती हैं कि मैं हंस पड़ी। अव्वा,
62 वर्ष की उम्र में आप वर्णमाला सीखेंगी कि आपकी तो उम्र अब 62 वर्ष की हो गई है, अब इस उम्र में आप वर्णमाला सीखेंगी। आपके बाल सफ़ेद हैं, हाथों में झुर्रियाँ हैं और आप चश्मा पहनती हैं। मैंने बचपने में उनका मजाक उड़ाया, पर वे मुस्कुराई और बोली, अच्छे उद्देश्य के लिए यदि दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगले दिन से मेरी ट्यूशन शुरू हो गई। अव्वा बहुत अच्छी छात्रा थी। अगले दिन से ही लेखिका ने अपनी दादी को पढ़ाना शुरू कर दिया। और जो अव्वा है, उसकी दादी जो है वो उसकी बहुत ही अच्छी छात्रा थी। वे पढ़ती, दोहराती, लिखती और याद करती। मैं उनकी पहली शिक्षिका थी, कि मैं उनकी पहली टीचर थी, फर्स्ट टीचर थी, और वे मेरी पहली छात्रा और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन मैं कंप्यूटर विज्ञान की अध्यापिका बनूंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। लेखिका जो है बड़े होकर क्या बनी? कंप्यूटर विज्ञान की अध्यापिका, टीचर बनी और सैकड़ों विद्यार्थियों को उन्होंने पढ़ाया। आगे लेखिका लिखती हैं, दशहरे का त्योहार हमेशा की तरह आया। मैंने चुपके से काशी यात्रा उपन्यास खरीद लिया। पूजा के स्थान पर दादी ने मुझे बुलाया और एक स्टूल पर बैठाया। उन्होंने मुझे फ्रॉक बनाने के लिए कपड़ा तोहफे में दिया। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम तौर पर नहीं होता। वह नीचे झुकी और मेरे पैर छुए। किसने? लेखिका की दादी ने लेखिका के पैर छुए। मैं हैरान और भौचक्की रह गई। लेखिका हैरान रह गई कि बड़े लोग कभी छोटों के पैर नहीं छूते। हमने हमेशा भगवान, बड़ों और गुरुओं के ही पैर छुए हैं, कि हम हमेशा अपने से बड़ों के, अपने गुरु के और हमेशा भगवान के सामने ही झुकते हैं, उन्हीं के पैर छूते हैं। पर इस बार क्या हुआ? उल्टा ही हो गया। अपने से बड़ों के सामने झुकना, उनके पैर छूना, इसे हम सम्मान का प्रतीक मानते हैं। यह एक बहुत अच्छी परंपरा है, लेकिन आज तो इसका उल्टा ही हो गया। यह सही नहीं था। उन्होंने कहा, यानी कि दादी ने कहा, मैं अपनी पोती के नहीं, अपनी शिक्षिका के पैर छू रही हूँ। कि मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, बल्कि अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, जिसने मुझे इतने स्नेह से पढ़ाया कि मैं अब स्वयं कोई भी उपन्यास पढ़ सकती हूँ। कि जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, इतने स्नेह से पढ़ाया है कि अब मैं खुद उपन्यास जो है, कोई भी उपन्यास, कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ। मैं अब स्वतंत्र हूँ। शिक्षक का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। कि चाहे मेरे शिक्षक की उम्र कम हो या उसका लिंग, जेंडर कोई भी हो, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य है। मैंने भी उनके चरण स्पर्श किए, यानी कि लेखिका ने भी अपनी दादी के चरण स्पर्श किए, उनके पैर छुए और उन्हें उपहार दिया। उन्होंने तुरंत पुस्तक खोली। लेखिका ने वही पुस्तक दी अपनी दादी को जो वो उनके लिए लाई थी, और शीर्षक काशी यात्रा और लेखिका का नाम पढ़ लिया। और उसकी दादी ने शीर्षक पढ़ लिया, टाइटल पढ़ लिया, काशी यात्रा, और लेखिका का नाम भी पढ़ लिया। तब मुझे पता चल गया कि मेरी छात्रा ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, और वह भी बहुत ही अच्छे अंकों से। कि तब लेखिका को पता चल गया कि जो मैंने अपनी छात्रा को पढ़ाया था तो वो उसमें सफल हुई। उन्होंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, और वो भी बहुत ही अच्छे अंकों से। तो इस प्रकार लेखिका ने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और आपको ये कहानी कैसी लगी। जिस भी बच्चे का कमेंट जो है वो सबसे अच्छा होगा, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।